हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है क्लास 10 का जो मैट्रिक एग्जाम है लगभग फिनिश हो चुका है। आज हो गया 2 तारीख, ठीक है ना। तो कल 3 अप्रैल को जो संस्कृत पेपर सिर्फ बच गया, ठीक है। तो वो पेपर आपका जो है फिनिश हो जाएगा। बाकी 12th बोर्ड का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अब जो है दोस्तों यहाँ पे क्लास 9, 8 और 11th के लिए मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में दोस्तों आपके पास मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे क्लास 9th का मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का रिवीजन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर का सेट 1 हम लोग यहाँ पे फटाफट डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये आपका क्लास 9 का साइंस यानी कि विज्ञान है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट इसको। पहला सवाल यहाँ पे है कि किस अवस्था में, है ना, किस स्टेट में जो है अणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में, ठीक है। ठोस में सबसे कम होगा, ठोस में सबसे कम होगा, है ना, ये होगा ठोस में सबसे कम। उससे ज्यादा क्या होगा द्रव में, और उससे ज्यादा क्या होता है गैस में होता है, ठीक है। तो गैस में अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है सबसे कम, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ठोस हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो द्रव में क्या अनिश्चित होता है, आकार। द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। 573 डिग्री का जो है आपको तापमान का सेल्सियस में बताना है। तो सेल्सियस में आपको पास केल्विन में दिया है 573, तो 273 घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, यानी कि 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जल। इसमें क्या होता है H2O, ठीक है ना, यह आपका शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, ठीक है, कौन यौगिक है। ये तो ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे पास वायु हो गया, हमारे पास तांबा हो गया, कॉपर लिखेंगे, इसको आप O2 लिखेंगे, इसका लिखेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। तो आपका क्या हो गया यौगिक हो गया, यानी कंपाउंड हो गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर, लोहे में जंग लगना, है ना, इनमें से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। लोहा में जंग लग जाएगा तो बन जाएगा Fe2O3, ये आपका जंग का सूत्र होता है, ठीक है। जो आपका जंग लगता है रस्टिंग, उसका केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक गुण क्या होते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे एक समान होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो गुण क्या होगा एक समान होगा। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे H2 है, ठीक है, तो H2 में 2 यहाँ पे मान लीजिए परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, तो दोनों का जो गुण होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गो है, तो तीनों ऑक्सीजन का परमाणु का जो गुण होगा वो सेम होगा, ठीक है, समान होगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर सवाल, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया 8 नंबर में, निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप है। तो परमाणु द्रव्यमान के लिए किसको नापते हैं, तो कार्बन 12 से नापते हैं, ठीक है। C12 से हम लोग इसका मान जो है मानक रूप में लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब का हो गया 8 नंबर का A नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 9 यहाँ पे देखिए, पदार्थ। आपसे बोला गया कि पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, तो अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो संख्या। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग अवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो स्थिरांक, अवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको पता चल गया 1 मोल का मान कितना होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर, परमाणु का नाभिक होता है, तो ये क्या होता है धन आवेशित होता है, क्योंकि नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है। किसी भी एटम यानी किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस, उसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो कैसा होता है धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को A से अगर लिखा गया है, ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान को Z से लिखा गया। हालांकि एक दोस्तों मैं यहाँ पे बात बता दे रहा हूं कि परमाणु क्रमांक को जो हम लोग Z से लिखते हैं सही मायने में, ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 2 बार लिख दिया मैंने, है ना। जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको हम लोग A से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया है A से, तो यही मान लेते हैं।
तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है ना उसको जोड़ने के बाद और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ने के बाद आपका परमाणु द्रव्यमान निकलता है। तो परमाणु द्रव्यमान में से अगर परमाणु क्रमांक यानी परमाणु की संख्या अगर घटा देंगे यहाँ पे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, जेड दिया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाइएगा ना तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, आत्महत्या, सॉरी यहाँ पे 13 मैंने पढ़ दिया। 12 नंबर देखिए यहाँ पे कि एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। ये सोडियम में देख लीजिए परमाणु संख्या 11 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होता है, इसीलिए इसका 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर सवाल देखिए, आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बायोलॉजी का सवाल आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, टैकिड्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में। और जाइलम एक तरह का क्या दोस्तों, पादप हार्मोन है। ठीक है, ये प्लांट का हार्मोन होता है। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल हमारा फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो 16वां सवाल यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, है ना, कहां पे, तो लिखेंगे अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दृढ़ ऊतक। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर, पक्षियों और मेढकों की रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या देंगे, असमान होती है। कैसी होती है, असमान होती है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जंतु, है ना, जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है, तो लिखेंगे स्तनधारी। क्या लिखेंगे, स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते। विषैले किस में नहीं पाए जाते, तो कछुआ में। कछुआ में विषैला अंग नहीं पाया जाता। बिच्छू में तो होता है बहुत खतरनाक टाइप का। ठीक है, हाइड्रा में भी होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है। ठीक है, 21 नंबर देखिए, निद्रा रोग उत्पन्न करता है क्या, तो ट्रिपोनसोवा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 में पूछा गया, मलेरिया का रोग वाहक कौन है। मलेरिया कहां से फैलता है दोस्तों, तो सबको पता है मच्छर से फैलता है। ओजोन गैस पाई जाती है, कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ठीक है, कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो 23 नंबर सवाल आपका फिनिश हो जाता है यहाँ तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल यहाँ देखिए, अतिचारण मतलब ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा चराना, है ना, तो अतिचारण का संबंध किससे है, तो मृदा अपरदन से है। मतलब बहुत ज्यादा अतिचारण करेंगे ना तो क्या होगा, जो मृदा है उसका अपरदन हो जाएगा, मतलब मृदा का जो ऊपरी सतह है वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, पौधों का द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जैव रसायन कहेंगे। ठीक है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक। ये जस्ता क्या होता है, एक तरह का सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक को क्या लिखेंगे, Zn, नाइट्रोजन को N लिखेंगे, फास्फोरस को P लिखेंगे, पोटेशियम को K लिखेंगे। तो मैंने साथ ही साथ दोस्तों आपको संकेत बता दिया हुआ है। ठीक है ना, वैसे क्लास में हमने सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक संश्लेषित उर्वरक कौन सा है, तो लिखेंगे यूरिया। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2, फिर होता है CO, फिर होता है NH2। ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिया हुआ है। तो संश्लेषित उर्वरक कौन है, तो यूरिया है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वेग परिवर्तन में, है ना, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण को A से लिखते हैं, तो A को लिख सकते हैं V/T भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और सही मायने में फॉर्मूला V का लिखिएगा आप तो U प्लस क्या होता है, AT होता है। U प्लस क्या होगा, AT होगा। ये आपका सही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो ये आपका त्वरण हो गया। इनमें से कौन सही है, अच्छा पूछा गया कौन सही नहीं है, तो V बराबर U प्लस AT बिल्कुल सही है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी सही है।
और यहाँ पूछा गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये भी सही है, मतलब आपका गलत कौन हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आता ना तो सही हो जाता, ठीक है, लेकिन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर दे दिया, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एक कार 2 घंटा में, है ना, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल कितना आपको निकालना है, 100 दिया हुआ है दूरी और समय दिया है 2 घंटा, तो डिवाइड कर दीजिए, तो 50 दूना 100 हो जाता है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, कि एमपीएच, ठीक है। ये आपका चाल हो जाएगा, औसत चाल, ठीक है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है, तो द्रव्यमान है, यानी कि मास, इसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, ठीक है। और जड़त्व को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इनर्शिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 32 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 32 यहाँ पे देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 केजी का दिया गया है, तो 2 केजी का जो द्रव्यमान वाली वस्तु है उसका 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल लगेगा। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, m इंटू ए होता है, ठीक है। तो मास कितना दिया है 2, और ए त्वरण, त्वरण का मतलब ए कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपके पास 5, तो 5 दूना कितना होता है 10, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी 10 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। F बराबर एम ए होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। तो इतना फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो होता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। इसका जो सिद्धांत होता है संवेग संरक्षण का, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल आपका सही हो गया यहाँ तक। 34 नंबर सवाल आप देखोगे यहाँ पे, इसमें पूछा गया कि सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो दोस्तों होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मान क्या होता है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि एफ बराबर क्या होता है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे पूछा, हाँ सॉरी, यहाँ पे जी भी होगा, जी मल्टीप्लाई में क्या होगा जी, तो जी आपको निकालना है, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा जी। तो फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, दूरी के लिए क्या हो गया मीटर, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, m1 इंटू m2 तो मास का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है दोस्तों, वहां पे एक फॉर्मूला दिया गया है, एफ बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से मैंने निकाल के बता दिया। तो जी का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। 35 नंबर देखिए, जब किसी तरल में, तरल का मतलब क्या होता है फ्लूइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे, बॉयंसी फोर्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉयंसी फोर्स। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक बाल्टी है, इसमें पानी डाले हैं, तो जितना फोर्स आप नीचे की तरफ लगाएंगे ना, जितना बल, उतना ही बल आपका पानी का जो सतह है आप पर लगाएगा, आपके वस्तु पे लगाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, यानी कि उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन क्या होता है, गतिज ऊर्जा का जो एक्सप्रेशन वो क्या होता है। तो ये तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिज ऊर्जा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्थैतिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो गया, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क यानी कार्य होता है, ठीक है ना, बल गुना विस्थापन, ठीक है। और ये आपका जो होता है पावर, पी मतलब यहाँ पे क्या हो गया पावर, पावर मतलब शक्ति, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है शक्ति। सारी चीजें यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाक से, हालांकि जो पूछा गया मैंने बता दिया, लेकिन जो साथ में दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा लिया गया समय, तो W बट्टा टी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया वर्क डन यानी किया गया कार्य, ये हो गया शक्ति। ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, यही हमसे पूछा गया, इसी का व्यंजक, ठीक है। और पहला हो गया पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 37 नंबर देखिए, यदि किसी पिंड का जो विस्थापन है वो कितना है, शून्य है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि W यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना
विस्थापन, बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन कितना है? 0, तो 0 गुना F कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगर किसी पिंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्तु। पिंड का मतलब क्या होता है? वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में आप बल तो लगा रहे हो लेकिन विस्थापन हो ही नहीं रहा, मतलब क्या है? साइंस कहता है कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया। ठीक है, तो 37 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपसे जो पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है, ठीक है ना, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट जो ऊर्जा का होता है क्या होता है? किलोवाट घंटा, मतलब किलोवाट आवर होता है। ठीक है, किलोवाट क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। ठीक है, तो किलोवाट का मतलब कितना होता है? 1000। ठीक है ना, 1 वाट मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट, और घंटा में कितना होता है? 3600। ठीक है, घंटा में क्या होगा? 3600 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका पूछा गया है, मात्रक सिर्फ पूछा गया था। ठीक है ना, तो जो व्यवसायिक मात्रक होता है क्या होता है? ऊर्जा का, एनर्जी का। ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा किलोवाट आवर। 39 नंबर ध्वनि तरंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ध्वनि तरंग है, साउंड वेव है, वो होती हैं, कैसी होती हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पे तो 40 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि सामान्य मनुष्य के जो कान होते हैं उसमें श्रव्यता प्रास क्या होता है? सुनने की क्षमता कहां तक होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हो। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना, तो ये जो श्रवण शक्ति का जो लिमिट है, इसका जो परास है, रेंज, वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो 40 नंबर का सवाल आपका बिल्कुल ऑप्शन ए जवाब सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेट 1 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से इसका रिवीजन किया हुआ है। तो साल भर तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में। अब जो है यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से भी मैं बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं, क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, या क्लास 11th के विद्यार्थी हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और नया वीडियो को पाने के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। इसी प्रकार से क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जो अप्रैल में आपका होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।